हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 47। और ये जो लेक्चर है ये था हमारा जो टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स। किस तरह की मुगल्स की पीरियड पे किस तरह की इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ था, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ये थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें 2-3 वीडियो में इसे डिवाइड करना पड़ रहा है। हालांकि ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरह की उनकी जो सोशल लाइफ थी। आज हम पढ़ेंगे उनकी विलेज कम्युनिटी किस तरह की थी, उनकी सिटीज़ किस तरह की थी, और मुगल पीरियड में इस बारे में थोड़ा बात करेंगे। इंक्लूडिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की रोल क्या है, गवर्नेंस सिस्टम क्या है, उनकी जो पंचायती राज चल रही थी, विलेज हेडमैन जो थे उनके किस तरह के काम रोल्स हुआ करते थे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो वीडियो आएगी इसमें हम उनके जो नोबेल फैमिली है, पर्टिकुलरली जमींदार नोबेलिटी, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उनकी जो विलेज कम्युनिटी थी वो थ्री कंस्टिट्यूएंट उसकी थी। एक हो गया तो कल्टीवेटर्स को लेकर विलेज कम्युनिटी बनती थी। उसके बाद आते हैं तो पंचायत में कौन कौन लोग रहते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और विलेज हेडमैन, ये पंचायत विलेज हेडमैन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो विलेज हेडमैन को मुकद्दम भी बोला जाता था और मंडल भी बोला जाता था। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे कास्ट एंड रूरल मिलिलियो के बारे में। कास्ट की किस तरह की सिग्निफिकेंट थी तभी कास्ट की, एंड रूरल जो मिलिलियो थी, जो मतलब उस रूरल की सेटिंग्स, जो एनवायरनमेंट किस तरह की थी, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो क्या हो रहा था, तभी इतने बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं थी। हमने पढ़ा हुआ था कि मुगल के साम्राज्य में बहुत ही कम पॉपुलेशन थी तभी। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से कल्टीवेबल लैंड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि देखिए तभी तो इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी इंडिया के अंतर्गत था, अफगानिस्तान की कुछ एरिया इंडिया में जाती थी, और ये जो बांग्लादेश है वो भी कम्प्लीटली अंडर इंडिया थी। मतलब ये तो कुछ भी पार्टीशन नहीं हुआ था। तो इतना बड़ा एरिया में पॉपुलेशन इतना कम है तो कल्टीवेबल लैंड कितना ज़्यादा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे, कास्ट थे, जिनको डिफरेंट मेनियल टैक्स में असाइन किया जाता था। मेनियल टैक्स का मतलब क्या होता है कि सर्वेंट टाइप ऑफ वर्क, या फिर जो वर्क करने के लिए कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं होती, अनस्किल्ड पीपुल भी कर सकते हैं जिस वर्क को। जैसे हम हमारे घर में काम वाली आती है काम करने के लिए, उनको उनको तो स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। जिस तरह के जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनको भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती, जो भी कोई भी इस तरह की काम कर सकता है। तो बहुत कास्ट ऐसे थे, उनको मेनियल टैक्स में असाइन किया जाता था। तो इसी वजह से पॉवर्टी भी, वो धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ ही जा रहे थे। ठीक है, और ये इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ये लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन, विलेज की बहुत लार्ज पॉपुलेशन इस कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। एंड उनके पास बहुत ही कम से कम रिसोर्सेस हुआ करता था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके देख सकते हैं। और जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए वो काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा था, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उनको उनके जो अनस्किल्ड टाइप ऑफ लोग थे, अनस्किल्ड लेबर टाइप का जो लोग होते हैं, उनको बोला जाता था हलक खुरान। ठीक है, वो स्कैवेंजर्स के तरह होते थे। स्कैवेंजर्स मतलब जो भी कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में जो भी डिस्कार्ड किया जाता था उस तरह की खाना पीना चीज़ों को यूज़ करके वो रह रहे थे। तो इसी वजह से उनको विलेज के बाउंड्रीज में रखा जाता था। मतलब अगर ये वाला विलेज हो गया जिसमें डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ लोग रहते हैं, इनके बॉर्डर में मुस्लिम कम्युनिटी के ये जो लोग होते हैं हलाकुरन स्कैवेंजर्स टाइप के लोग, वो लोग यहाँ पे बास करते हैं। ठीक है, ये विलेज कम्युनिटी बॉर्डर में। और एक एग्जाम्पल है जो सन ऑफ बोटमैन, जिसको मल्हाजादा बोला जाता था। ये बिहार में पर्टिकुलरली ये चीज़ दिख रहा था कि बोटमैन की जो सन है, बोटमैन के जो उनके बेटे हैं, उनको स्लेव के साथ भी कंपेरेबल किया जा रहा था। वो क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं थे, इतना अच्छा खासा वो स्टाटस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो जिस वजह से उनको स्लेव की कैटेगरी में डाला जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, 17th सेंचुरी के जब बाद से ही, 17th सेंचुरी से जब स्टार्ट होता है तभी से थोड़ा थोड़ा कास्ट हायरार्ची चेंज होने लगता है। जैसे कि मारवाड़ राजपूत जो वगैरह थे,
वो उनको पीजेंट्स के हिसाब से मेंशन किया जा रहा था। राजपूत हो सकते हैं कि राजा थे, लेकिन बाकी जो सब तो राजा नहीं थे ना, बहुत कम कम्युनिटी में बहुत बड़े जो एरिया था वो बहुत बड़े जो लोग थे वो राजपूत की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे नंबर। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे राजपूत और मारवाड़ की जो लोग थे उनको पीजेंट्स के हिसाब से मेंशन किया जा रहा था। और वो जाट्स जाट्स जो होते थे वो सोल्जर्स की कैटेगरी में होते थे और उनको सेम स्पेस शेयर करना पड़ता था और सोसाइटी के एक लोअर कास्ट हायरार्की में वो अकड़ करते थे। ठीक है। और अगर हम बात करें कि यूपी के जो वृंदावन है, वृंदावन के अराउंड जो भी कल्टिवेबल लैंड है उसमें एक गौरव के नाम पे एक कास्ट रहते थे। 17th सेंचुरी के आसपास वो अपने आप को राजपूत स्टाटस के लिए मेंटेन कर मतलब क्लेम करने लगे कि हमें भी राजपूत की स्टाटस चाहिए। और कुछ कास्ट थे जिसका नाम था अहीर्स, गुजार्स, मलीस। ये धीरे धीरे उनको कास्ट हायरार्की में ऊपर उठने दिखा गया कि वो कास्ट हायरार्की में थोड़ा ऊपर उठ गए, क्योंकि तभी कैटल रेयरिंग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, प्रॉफिटेबल हो रहा था। दूध वगैरह, घी, जो जितने सारे मिल्क प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड थोड़ा बढ़ने लगी कम्युनिटी में। और हॉर्टिकल्चर की भी जो हॉर्टिकल्चर कर रहे थे वेजिटेबल्स वगैरह, उसकी भी डिमांड बढ़ने लगी, जिसके वजह से ये सारे लोगों की कास्ट हायरार्की में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद ईस्टर्न रीजन में देखा गया है जो भी पैस्टोरल टाइप ऑफ कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे और फिशिंग वगैरह करते थे, वो जो उनकी जो कम्युनिटी थी, कास्ट थी, लाइक सादगोप्स और कइवर्तस, ये भी पीजेंट के स्टाटस उनको मिलने लगी। तो कास्ट हायरार्की में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ तभी। तो हम रूरल के बाद अब पढ़ेंगे पंचायत एंड हेडमैन के बारे में। पंचायत किस तरह की हुआ करती थी और उनके जो हेडमैन थे वो किस तरह के हेडमैन थे, किन किन लोगों को लेकर ये हो रहा था, हेडमैन रिक्रूटमेंट हो रहा था, ये सब के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। जितने सारे एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट पीपुल थे विलेजेस में विथ हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टी, मतलब जो भी कल्टिवेबल लैंड अगर किसी के पास होता है, अगर हेरिडिटरी राइट्स है उनके पास, प्रॉपर्टी का राइट्स है उनके पास, तो उनको एल्डर्स माना जाता था। और विलेज पंचायत जो होता था ये असेंबली ऑफ एल्डर्स, इसी तरह के जो लोग हुआ करते थे, इसी लोगों को, जो लोगों की जो भीड़ हुआ करती थी, असेंबली हुआ करती थी, उनको बोला जाता था पंचायत, विलेज पंचायत। इन मिक्स्ड कास्ट, जिसमें जिस विलेजेस में बहुत सारे कास्ट के लोग हुआ करते थे, डिफरेंट कास्ट की, तो उसमें जो पंचायत हुआ करता था वो भी एक हेटेरोजेनस बॉडी हुआ करता था। मतलब उस पंचायत में भी एक कम्युनिटी की, एक कास्ट की लोग ना होकर डिफरेंट कम्युनिटी या फिर डिफरेंट कास्ट की जो एल्डर्स होते थे वो भी वहाँ पे रहा करते थे। इट वॉज हेडेड बाय हेडमैन नोन एज मुकदम। ये पंचायत में जितने सारे एल्डर्स हुआ करते थे उसमें उन्होंने वो सब मिलके एक लोग को, एक इंसान को उनका मुखिया के हिसाब से चयन करते हैं, जिनको हेडमैन बोला जाता था और मुकद्दम बोला जाता था और मंडल बोला जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। हेडमैन was chosen through the consensus of village elders and the choice had to be ratified by the जमींदार्स। जितने सारे एल्डर्स होते हैं वो मिलकर एक इंसान को हेडमैन के हिसाब से पोस्टिंग देते हैं, मतलब उनको चूज करते हैं, यही इंसान हमारा मुखिया बनेगा। तो उसको रेटिफाई कौन करता है, मतलब अथॉरिटी कौन देता है, उनको देता है जमींदार्स। जो विलेज के जमींदार्स हुआ करते थे तब टाइम के, वो उसको रेटिफाई करते हैं। ही हेल्ड द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉयड द कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। जब तक वो विलेज एल्डर्स को खुश करता है, उनके हिसाब से काम करता है और उनके अच्छे के लिए काम करता है, तब तक वो अपने जो हेडमैन की पोस्ट वो इंसान बचाए रखता है। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ पंचायत एंड हेडमैन, उनकी क्या रोल थी, क्या फंक्शन थी। पहले तो विलेज अकाउंट की जो भी सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट और पटवारी ऑफ द पंचायत। उनकी आजकल के ज़माने में भी हमारे जो पंचायत वगैरह होता है ब्लॉक्स में, आप लोग देख पा रहेंगे उनके यहाँ अकाउंट मेंटेन होता है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, किस तरह की बैलेंस मेंटेन हो रहा है। तो हर एक चीज़ उसी तरह से भी सेम पैटर्न में चली आ रहा था। ये उनका चीफ फंक्शन था। ठीक है। विलेज के जितने सारे अकाउंट्स वगैरह है उसको वो प्रिपेयर करते थे, सुपरवाइज करते थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी होती थी। पंचायत डिराइव्ड इट्स फंड्स फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स टू ए कॉमन फाइनेंशियल पूल। जितने सारे एल्डर्स हुआ करते थे, हमने देखा कि जितने सारे एल्डर्स जिनके पास अच्छी खासी कल्टिवेबल लैंड है और वो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, बहुत सारे एल्डर्स मिलकर असेंबली बनाकर एक पंचायत बनाते हैं।
तो वो सारे अपने अपने कंट्रीब्यूशन भी देते हैं इस पंचायत को, ठीक है। ये उनका एक कॉमन फाइनेंशियल पूल होता है, उस फाइनेंशियल पूल में हर एक लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूशन देता है और जो भी फंड्स मिलते हैं वो फंड्स डिफरेंट काम पे यूटिलाइज होता है। जैसे कि जो और राजकीय परिवार से या फिर राजकोट से जो भी आता है रेवेन्यू ऑफिसर टाइम टू टाइम डिफरेंट विलेजेस को वो विजिट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो उनको भी कभी कभी पैसा वगैरह देना पड़ता है या फिर कुछ अगर विलेज के हित के लिए उनको भी कभी कभी मेंटेन करना पड़ता है, पैसा वगैरह देना पड़ता है, डाइवर्ट करना पड़ता है, तो ये काम पे लगता है। नेचुरल कैलामिटी में भी ये फंड से ही विलेज के लिए काम होता है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड, डिंगिंग ऑफ कैनल, जो भी कैनल वगैरह या फिर बॉन्ड्स वगैरह बनता है वो भी इसी पैसे से ही बनता है, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था पंचायत की, वो ये है टू इंश्योर दैट कास्ट बाउंड्रीज एमंग द वेरियस कम्युनिटीज इनहैबिटिंग द विलेजेस आर अपहेल्ड। जो भी कास्ट बाउंड्रीज बना हुआ है वो किस तरह से अपहेल्ड होकर रहे, मतलब उसमें छेड़खानी ना हो, सब अपने अपने कास्ट में खुशी से रहे, उस तरह की चीज़ें भी ये पंचायत वगैरह देखते थे, ठीक है। पंचायत के और कुछ भी रोल थे, जैसे कि मैरिज, ईस्टर्न इंडिया में देखा गया है जितने सारे मैरिज होते हैं उसमें भी इन प्रेजेंस ऑफ मंडल, पंचायत में जो भी हेडमैन होते हैं या फिर एल्डर्स होते हैं उनके प्रेजेंस में मैरिज भी होते हैं, ये भी उनका एक फंक्शन था। पनिशमेंट, और पंचायत के पास ये भी अथॉरिटी होता था कि वो फाइन्स भी लेवी कर सकते हैं अगर किसी ने एग्नेस्ट में, पंचायत के डिसीजन के एग्नेस्ट में जा रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की गलत काम कर रहे हैं, ठीक से रेवेन्यू दे नहीं रहे हैं, तो तो इनके ऊपर फाइन्स वगैरह भी लगता है। और इस तरह की भी पनिशमेंट वो दे रहे थे, लाइक आपको कम्युनिटी से एक्सपल्सन भी किया जा सकता है, कम्युनिटी से निकाला जा सकता है। और अगर आपको कम्युनिटी इस तरह की कुछ गुनहगार आप कर रहे हो, तो आपको कम्युनिटी से बाहर कर रहे हैं, तो आप एक इस तरह की पर्सन बन रहे हो कि आपको अपने कास्ट से भी बाहर होना पड़ता है। अगर एक बार आप विलेज कम्युनिटी से बाहर हो गए तो आप अपने कास्ट से भी बाहर हो जाते हो और आप अपने प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हो उसको भी लस्ट कर रहे हो, मतलब आप बाहर भी जाकर उस प्रोफेशन को कैरी नहीं कर सकते। इस तरह की पनिशमेंट भी दिया जाता है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट है, बहुत मगर अगर कोई इंसान इस तरह की कोई गलती करती है जिस गलती का कुछ माप ही ना हो, उसी कंडीशन में इस तरह की पनिशमेंट दिया जाता है। और देखा गया है ईच कास्ट, कभी कभी डिफरेंट कास्ट में भी विलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट पंचायत होती है, मतलब आप अगर एक कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी एक कास्ट पंचायत भी होती है, जाति पंचायत जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो पंचायत के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे विलेज आर्टिसंस के बारे में। विलेज आर्टिसंस जो होते हैं 25% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड इन द विलेजेस और आर्टिसंस। जितने सारे विलेज में हाउस होल्ड होता है उसका 25% प्रॉपर्शन से अगर आप देखोगे 25% प्रॉपर्शन से आते हैं विलेज आर्टिसंस। और ये आर्टिसंस क्या करते हैं, डिफरेंट, जैसे कि डाइंग हो गया, कलरिंग जो होता है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग वो करते हैं, बेकिंग, फायरिंग, पोटरी मेकिंग और प्रिपेयरिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इस तरह की वो काम करते हैं। इन सभी को तो आर्टिसंस बोला जाता है ना। तो ये कंपेंसेशन कैसे मिलता है, मतलब ये किस तरह से पैसा इनकम करते हैं। विलेज आर्टिसंस, उनको दो तरह से कंपेंसेशन किया जाता है। पहला तो ये है लैंड अलॉटमेंट, ठीक है। अगर कोई मतलब कोई आर्टिसंस बहुत अच्छा खासा स्किलफुल है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और कोई जमींदार्स वगैरह हो गया या फिर पंचायत किसी को वो प्लीज करके रखा हुआ है, तो पंचायत की कंसेंट से, पंचायत में तो डिफरेंट तरह की एल्डर्स रहते हैं ना, तो पंचायत की कंसेंट से उनको एक लैंड शेयर किया जाता है जो कि कल्टिवेबल वेस्ट है, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हो सकता, वो एक वेस्टफुल एरिया है। इसको अगर चाहे तो आप देखिए, कोई भी जगह हो वहाँ पे अगर कल्टीवेबल वेस्ट है तो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, या फिर उसमें डिफरेंट तरीके के और कुछ काम किया जा सकता है लैंड में। तो इस तरह की कल्टीवेबल वेस्ट है, उनको एक लैंड प्रोवाइड किया जाता है। और महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली सच लैंड्स बिकेम द आर्टिसंस मीरास और वतन। और आर्टिसन की मीरास या फिर वतन बोला जाता था महाराष्ट्र में, जो कि एक हेरिडेटरी होल्डिंग्स होती थी। अगर किसी के पिता को मिल गई इस तरह की लैंड तो उसके बेटे भी वही लैंड को कैरी करते हैं, हेरिडेटरी बन जाता है। ये एक चीज़ होता है। और दूसरी तरफ की जो कंपेंसेशन होता है जिसको बोलते हैं जजमानी सिस्टम। ये क्या होता है
कि जमींदार जो होते हैं, अगर कोई आर्टिसंस जमींदार को प्लीज़ करके रखा हुआ है, जमींदार के लिए बहुत अच्छा खासा आर्टिसन काम कर रहा है, तो वो प्लीज़ होके उनको पे करते हैं एक डेली अलाउंस की तरफ से। डेली कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है या फिर एक डाइट मनी भी उनको दिया जाता है। इस टाइप की जो सिस्टम होता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ जो पे किया जाता है। ये बहुत छोटी-छोटी अमाउंट होती है, इसको जजमानी सिस्टम बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कैश भी नहीं दिया जाता था, कभी-कभी आप हार्वेस्ट को जितने सारे प्रोडक्शन होता है उन उसको वो एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर कुछ कुछ भी मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं, लैंड को एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन पैसा एक्सचेंज होना बहुत कम था, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था। ठीक है? आर्टिसंस के बाद हम सिटीज़ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सिटीज़ किस तरह की थी? सिटी में 3 तरह के लोग थे, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। आजकल की सोसाइटी में भी सेम पैटर्न पे लोग रह रहे हैं। जो अपर क्लास होते हैं वो पर्टिकुलरली नोबिलिटी, वेल्थ मर्चेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी खासी वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या फिर कोर्ट में राजा की जो कोर्ट होती है वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में मंत्री के हिसाब से वो पोस्टिंग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनके पास काफ़ी सारा रिसोर्सेस होता है, पैसा वगैरह होता है, तो वो अपर क्लास में जाते हैं। फिर मिडिल क्लास वो हो गए जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, स्किल्ड आर्टिसंस होते हैं जिनको जमींदार से या फिर पंचायत से अच्छी खासी इनकम हो जाती है, उनको मिडिल क्लास के हिसाब से माना जाता है। और लोअर क्लास वो लोग होते हैं, आप लोगों को पता है लोअर क्लास किस तरह के लोग होते हैं, जो कास्ट की सबसे लोअर स्ट्राटा में रहते हैं। और ये जो लोअर क्लास लोग होते हैं, ये विलेज की सबसे सिटीज़ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कैरी करते हैं। ठीक है? और ये होते हैं द आर्टिसंस, द सर्वेंट्स। आर्टिसंस 2 तरह की होते हैं, जो स्किल्डफुल आर्टिसंस होते हैं और वो पर्टिकुलरली जमींदार, पंचायत या फिर राजा के लिए काम करते हैं, नोबिलिटी के लिए काम करते हैं, वो अच्छे खासे कमा लेते हैं। लेकिन जो थोड़े नीचे-नीचे नीचे-नीचे मतलब उनके पास इतना ज़्यादा स्किल नहीं होता, फिर भी अपने प्रोफ़ेशन को वो कैरी करना पड़ता है। उस तरह के जो आर्टिसंस होते हैं, वो पुअर कैटेगरी में जाते हैं, अच्छे खासे इनकम नहीं कर पाते। स्लेव्स वगैरह, सोल्जर्स, मैनुअल वर्कर्स ये थोड़ा लोअर सोसाइटी में, लोअर क्लास में इंक्लूड होते हैं सिटीज़ में। और लास्टली आज का ये लास्ट स्लाइड है, जहाँ पे हम देखेंगे सिटीज़ में सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से थे। लोएस्ट ग्रेड सर्वेंट, जो सर्वेंट सबसे लो सैलरी पाता था उसको बोला जाता है लोएस्ट ग्रेड सर्वेंट। द सैलरी ऑफ द लोएस्ट ग्रेड ऑफ ए सर्वेंट अकॉर्डिंग टू यूरोपियन ट्रैवलर्स वाज लेस देन 2 रुपीज़ ए मंथ। मंथ में 2 रुपीज़ से भी कम मिलता था। देखिए, अभी आजकल के ज़माने में पैसे की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लेकिन तभी पैसा का वैल्यू ना बहुत बहुत था। मतलब 1-2 रुपये में 1 मंथ भी गुज़ारना बहुत आसान था। उसमें लोग इतना, आप लोगों को पता है जब आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे तब वो बताएँगे 5 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे, इवन मैं भी अपने बचपन में 5 पैसा, 10 पैसा का भी यूटिलाइज़ेशन दिखा है। मतलब मैं भी यूटिलाइज़ किया है की हूँ उसको। 10 पैसे से चॉकलेट मिलता था या फिर कुछ मटर वग़ैरह मिलता था, उस टाइम पे मैं बोल रही हूँ। तो तभी 2 रुपीज़ का कितना वैल्यू होगा आप लोग सोच पा रहे होंगे। तो जो लोएस्ट ग्रेड सर्वेंट होते हैं तो महीने में लेस देन 2 रुपीज़ उनको मिलते थे। तो वर्कर्स और फुट सोल्जर्स जो होते थे, उनको बल्क ऑफ द वर्कर्स एंड फुट सोल्जर्स बिगन लेस देन 3 रुपीज़ अ मंथ, मतलब 2 से 3 रुपीज़ के अंदर उनको मिलता था। फिर जो फैमिली सस्टेनेंस, ए मैन कुड फीड हिज फैमिली ऑन 2 रुपीज़ अ मंथ, मैं बोल रही थी ना, एक मैन 2 रुपीज़ सफिशिएंट होता है एक फैमिली को चलाने में। दे हैड मोर बैलेंस डाइट बट क्लॉथेस, शुगर एक्सेट्रा वेर मोर एक्सपेंसिव। जो चीनी और क्लॉथेस ये सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन बैलेंस डाइट वो ले रहे थे। इसी तरह से सिटीज़ की उनकी स्ट्रक्चर थी और उनकी इस तरह की स्टाटस थी। तो ये यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ा नोबिलिटी के बारे में और जमींदार्स कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लाइफ़स्टाइल और उनके फंक्शंस, उनकी किस तरह की सोसाइटी में हाव-भाव था उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर कोई भी फ्रेंड नीड कर रहा है इस तरह की वीडियो उसको आप शेयर भी कर सकते हो। तो और एक बात, जिनको पीडीएफ चाहिए मैं और एक बार बोल रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी चैनल की लिंक दिया जा रहा है, मतलब जो इस मेरे जो क्या उसे बोलते हैं, टेलीग्राम की लिंक नीचे दिया जा रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। पीडीएफ उसको टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कर लेती हूँ, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।